Hi, in our previous video we discussed about the data and information. We have seen the logical view of data and information. Logical view is nothing but how the user views the system. In that we have discussed the data definition, we have discussed the data classification, as well as we have gone through the definition of information and discussed also the quality of information is depend on the data. Today in this video we will discuss the physical view of data. It means while implementation whatever view we see about the data, that is known as the physical representation of data. So let's see what we will cover in this video. So in this video we will discuss the type of data which we take while programming language to store into a storage device. These data will have the few basic data types or few user defined data types. We'll see all of them, as well as whenever we try to store the data in any storage device, it take a particular size in memory for storing purpose. So what are the different size differences between different data types, we will also see them. Finally, whenever we'll take a programming language, as I'm taking a C over here, so what are the different format to pick as well as to store that data into a memory, that format also we'll discuss. This is nothing but the purely coding based or programming based. Finally, I'll take a C program to teach you well or in proper manner whatever points we'll cover till that time will show you while implementation by taking a C code to briefly explain all these concepts. सबसे पहले मैं बात करता हूँ डेटा के टाइप्स की। डेटा जो हम मेमोरी डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करते हैं वह उसके टाइप के अकॉर्डिंग स्टोर होता है। अब जो डेटा है उसको बेसिकली दो भागों में बांटा गया है, दो अलग अलग टाइप में बांटा गया है। जब मैं सी लैंग्वेज की बात करता हूँ, सी प्रोस्पेक्ट की बात करता हूँ, इसी तरीके से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहे वो C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, सबका अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो मैं यहाँ पे सी की बात करूँगा क्योंकि मैं थ्रू आउट इस डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ाने के लिए सी लैंग्वेज प्रेफर करूँगा। तो सी लैंग्वेज में बेसिकली डेटा को दो भागों में बांटा गया है, दो टाइप में बांटा गया है। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप या बेसिक डेटा टाइप भी कहते हैं, और जो दूसरा टाइप है उसको हम डिराइव्ड डेटा टाइप या फिर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के नाम से भी जानते हैं। अब ये दो टाइप क्यों बनाए गए, तो सबसे पहले तो मैं ओवरऑल बात करूं कि बेसिक डेटा टाइप या प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है। ऐसे डेटा टाइप जो इनबिल्ट हैं, जो कंपाइलर में ऑलरेडी इनबिल्ट हैं, कंपाइलर के पास ऑलरेडी उन डेटा टाइप्स की डेफिनेशन है कि ये बेसिक डेटा टाइप्स क्या हैं, कैसे रिएक्ट करेंगे, किस प्रकार के डेटा को स्टोर करेंगे, कितना स्पेस लेंगे मेमोरी, सारी डेफिनेशन ऑलरेडी डिफाइंड है। तो इस प्रकार के डेटा टाइप जो इनबिल्ट डेटा टाइप हैं वो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप या बेसिक डेटा टाइप कहलाते हैं। इसी प्रकार कुछ जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे डेटा का टाइप बदल रहा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आ रहा है, डेटा को प्रोसेस करने के तरीक़ों में बदलाव हो रहा है, उसी प्रकार ये जो बेसिक डेटा टाइप है वो सफिशिएंट नहीं थे डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो कुछ हमें एडवांस डेटा टाइप की आवश्यकता पड़ी जिसको यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप या फिर हम डिराइव डेटा टाइप भी इसलिए कहते हैं क्योंकि बेसिकली ये डिराइव किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक डेटा टाइप या प्रिमिटिव डेटा टाइप के बेस पे नए डेटा टाइप कुछ डिराइव किए गए हैं। इनका ओवरऑल यूज़ यही है कि जब हमारे बेसिक डेटा टाइप सफिशिएंट नहीं होते हैं किसी डेटा को प्रोसेस करने पे, समटाइम्स हमें कुछ और ऐसे डेटा टाइप की आवश्यकता है जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को और डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा को प्रोसेस करने के लिए रिक्वायर्ड हैं, तब डिराइव्ड डेटा टाइप की बात की जाती है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो बेसिक डेटा टाइप में बेसिकली तीन बेसिक डेटा टाइप्स हैं जो कि इनबिल्ट हैं। पहला है इंटीजर, तो जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ माइनस इनफाइनाइट से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट के बीच की हैं, -100, -2000, माइनस इनफाइनाइट समथिंग लाइक दैट, इसी प्रकार से +500, 1000, 2000, 50,000, 1 lakh समथिंग, दीज आर नथिंग बट द इंटीजर वैल्यूज़। जब हम बात फ्लोटिंग वैल्यूज़ की करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ की बात करते हैं कि जहाँ पे भी जो वैल्यूज़ हैं वो पॉइंट्स में हैं, 10.5, 100.9, -1.5 समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे भी हम पॉइंट्स की बात करते हैं तो उस प्रकार का डेटा टाइप फ्लोटिंग डेटा टाइप या फ्लोट डेटा टाइप कहलाता है। कैरेक्टर डेटा टाइप, whenever we represent data as a alphabet, as a character, then we can say that this is nothing but the character data type. If I'll say whenever you are write a particular programming language code, what you take, you pick a alphabet over there, you pick operators over there. तो जो मैं अल्फ़ाबेट्स की बात करता हूँ, कैरेक्टर्स की बात करता हूँ, तो वो कैरेक्टर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं।
इसी प्रकार डिराइव डेटा टाइप की बात की जाए तो एरे, पॉइंटर्स एंड स्ट्रक्चर्स हैं। ब्रीफली इनके बारे में हम अगले कुछ वीडियोस में जानने की कोशिश करेंगे। आज मैं इस वीडियो में केवल और केवल बेसिक डेटा टाइप के बारे में ब्रीफली आपसे डिस्कशन करूंगा। तो इन सब चीज़ों को आगे समझने से पहले कुछ ऐसी बेसिक थिंग्स है जो हमें जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बेसिक थिंग हमें जानना ये ज़रूरी है कि जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, जो डिराइव डेटा टाइप हैं, वो कैसे हम आइडेंटिफाई करें, कि कैसे हम पता करें। क्या केवल एरे, पॉइंटर और स्ट्रक्चर हमें दिखे तो वह केवल डिराइव डेटा टाइप माना जाएगा, या इसके अलावा कोई और पहचान है जिसके थ्रू हम ये कह सकें या बता सकें कि पर्टिकुलर डेटा टाइप जो है वो यूज़र के द्वारा डिफाइन किया गया है, ये डिराइव डेटा टाइप है। तो जहाँ कहीं भी आप टाइप डेफ, अगर किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के आगे आप टाइप डेफ देखते हो, दिस इज नथिंग बट द टाइप डेफिनेशन, यानी जब आप किसी का टाइप खुद डिफाइन करते हो टाइप डेफ का यूज़ करके, तो उस प्रकार के कीवर्ड को या डेटा टाइप को भी हम यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो डिराइव डेटा टाइप या यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कह सकते हैं। तो जब भी कभी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए और किसी कीवर्ड के आगे टाइप डेफ लिखा हो तो आप सीधे सीधे कह सकते हो, चूँकि यहाँ पे टाइप को डिफाइन किया गया है यूज़र के द्वारा, इसलिए ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, अब आगे अगर हम चले तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको जो दिमाग में बात रखने की ज़रूरी है वो है कि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर यहाँ पे कोई कीवर्ड कैपिटल लेटर पे लिखा गया है तो वो वाइल प्रोग्रामिंग कैपिटल लेटर पे ही कॉल किया जाएगा और उसकी डेफिनेशन कैपिटल लेटर के ही अकॉर्डिंग लिखी गई है। अगर आप उसको स्मॉल लेटर बना देते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको एरर क्रिएट करेगा या वो वैसा रिएक्ट नहीं करेगा जैसा आप उससे रिएक्शन चाहते हो। तो दैट्स वाई सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इस बात को भी हमें ध्यान में रख के आगे चलना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले, चूंकि आगे हम बात करेंगे इन सारे डेटा टाइप की साइज़ की, बेसिक डेटा टाइप के साइज़ की बात करेंगे कि जब इस प्रकार का डेटा मेमोरी में स्टोर होगा तो उसकी क्या साइज़ होगी, वो मेमोरी में कितना स्पेस लेगा। इसको जानने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो बेसिक काउंटिंग मेथड्स हैं, किस बेसिस पे हम साइज़ को काउंट करते हैं, उनको जान लेना ज़रूरी है। तो जो सबसे पहले बेसिक साइज़ है उसको हम 1 बिट कहते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें 1 यूनिट अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होता है, चाहे वो 0 हो और 1 हो। 0 1 इसलिए क्योंकि बेसिकली हमारा कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है और बाइनरी कोड 0 और 1 से मिलकर बने होते हैं, इसलिए 1 बिट डेटा में या तो 0 स्टोर होगा या तो 1 स्टोर होगा। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 8 बिट का कलेक्शन जो ग्रुप ऑफ डेटा है उसको हम 1 बाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल 1024 यूनिट अमाउंट ऑफ बिट अगर हम कलेक्ट करते हैं, बाइट कलेक्ट करते हैं, तो हम उसको 1 KB कहते हैं। इसी प्रकार से 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB, 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB, 1024 GB इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। इस प्रकार से जो हमारी साइज़ है, इस तरीके से ये इंक्रीमेंट ऑर्डर पे बढ़ती हुई जा रही है और इस तरीके से इसकी साइज़ आगे बढ़ती जाती है। आगे यहाँ अगर आप एक पैटर्न देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब मैं KB की बात कर रहा हूँ तो इट इज़ नथिंग बट द 2 टू द पावर 10, और इसी तरीके से ये 10 आगे बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स जब हम मेगाबाइट की बात करेंगे 2 टू द पावर 20 एक तरह से देखा जाए तो हमारी साइज़ हो जाएगी 1 मेगाबाइट की। दिस इज़ नथिंग बट दी 1024 किलोबाइट। 2 टू द पावर 30, 2 टू द पावर 40। तो इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं कि जो साइज़ है उसकी जो कैपेसिटी है मेमोरी की, किसी पर्टिकुलर डेटा अगर वो मेमोरी में कोई साइज़ ऑक्यूपाई कर रहा है, अगर वो 1 MB, 2 MB, 1 GB या कुछ समथिंग कर रहा है, तो आप ये बता सकते हैं कैलकुलेट करके कि आखिर वो टोटल कितना स्पेस मेमोरी में वो पर्टिकुलर डेटा लेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन सेशन रख लेते हैं। अभी जो मैंने आपको प्रीवियसली डिस्कस किया उसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ पे आप 1 बाय 1 एक क्वेश्चन के पास में जाइए, मैं लास्ट में आंसर इसके बारे में डिस्कशन करूँगा। पहले आप क्वेश्चन समझिए और उसका आंसर अपना फाइंड आउट करके अपने दिमाग में रख लीजिए कि उनका इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा आखिरकार, और फिर लास्ट में इस प्रेजेंटेशन के एंड पे मैं आपसे इनके आंसर्स के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पिक करता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। यहाँ पे कुछ आपके पास में ऑप्शन दिए गए हैं, टाइप डेफ, इंटीजर बूलियन, टाइप डेफ इनॉमरेटर, struct, all of them, 4 options we have. now you have to tell me कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। आप इन तीनों को देखकर ABC पॉइंट्स को देखकर बताइए कि इसमें से कौन से ऐसे डेटा टाइप्स हैं जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हैं। ये आंसर आप अपने दिमाग में रख लीजिए। जब इस वीडियो का एंड होगा तब अपन इनके आंसर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि आप सही हैं या गलत हैं। अगला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डेटा टाइप्स आर डिफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे कि अगर हमने इंटीजर की बात की, कैरेक्टर की बात की, फ्लोट की बात की, तो इन तीनों में जो बेसिक डिफरेंस आ रहा है वो किस बेसिस पे आ रहा है।
तो यहाँ कुछ पॉइंट्स है कि सबसे पहला तो हमने यहाँ बताया कि जो वे ऑफ स्टोरेज की वो किस तरीके से स्टोर होंगे मेमोरी में, इसकी वजह से भी डिफरेंस आता है। दूसरा टाइप ऑफ ऑपरेशन, हर प्रकार के डेटा टाइप में अलग अलग डेटा टाइप में अलग अलग टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, इससे एक डिफरेंस क्रिएट होता है। द टाइप ऑफ ऑपरेटर्स यूज़ की, उन लोगों का जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो डेटा टाइप्स, उसमें डिफरेंस होता है। इस प्रकार से लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। अब आपको ये चूज़ करके बताना है, इनमें से ये फाइनल आंसर मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये दो क्वेश्चन मैंने प्रीवियस स्लाइड्स के बेस पे आपसे डिस्कस किए। अब लास्ट में अपन इसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको कंपेयर करना है कि आपका आंसर सही होता है या गलत होता है। चलिए, सबसे पहले बेसिक डेटा टाइप को हम पिक करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर डेटा टाइप की जो साइज़ है वो है 1 बाइट। 1 बाइट इज़ नथिंग बट इक्वल टू 8 बिट। यह भी हमने इससे पहले आपसे डिस्कस किया है। 8 बिट का मतलब क्या है और कैरेक्टर अगर 1 बाइट से रिप्रेजेंट होता है तो इसका मतलब क्या है। इसको इस तरीके से समझिए कि एक जो सिंगल कैरेक्टर है वो, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है मेमोरी में वो 8 बिट से रिप्रेजेंट होगा। 8 बिट का मतलब क्या, ये 8 डिफरेंट ब्लॉक्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। ये 8 डिफरेंट ब्लॉक्स में 1 और 0 के डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे टोटल कितने कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। तो अगर हमारे पास में 8 ब्लैंक ब्लॉक्स हैं तो 2 टू द पावर 8 इक्वल्स टू 256। इट मीन्स टोटल 256 पॉसिबल कैरेक्टर्स वी कैन स्टोर इन मेमोरी इन एनी स्टोरेज डिवाइस। और हर एक कैरेक्टर जो रिप्रेजेंट होगा वो 8 बिट से रिप्रेजेंट होगा। वो 8 बिट किसका कलेक्शन होगा, 1 और 0 का कलेक्शन होगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कैरेक्टर की सबसे स्मॉलेस्ट साइज अगर 1 बाइट है, इट मीन्स 8 बिट से अगर कोई एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो सकता है, तो इस प्रकार 256 कैरेक्टर्स को हम डिफरेंट कैरेक्टर्स को मेमोरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। और उन 256 कैरेक्टर्स के लिए डिफरेंट 8 बिट 1 और 0 के पैटर्न्स होंगे। इस तरीके से हम उसको डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कोई दिक्कत क्या? तो आपने क्या समझा कि टोटल 256 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है मेमोरी में। गॉट इट? और सबकी साइज़ 8 बिट होगी। 8 बिट में डिफरेंट 10 के पैटर्न होंगे। अब जब हम बात करते हैं 256 कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर सेट को 2 टाइप में बांटा गया है, अनसाइंड कैरेक्टर और साइंड कैरेक्टर। अनसाइंड क्या है, यानी कि व्हेनेवर व्हाटएवर डेटा वी आर स्टोरिंग or whatever data we are representing by the character, if it is always having the positive value। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली जो कैरेक्टर है वो स्टोर किस पे होता है, आस्की वैल्यूज़ की होती है। उस आस्की, जब भी आप कैरेक्टर को एक्सेस करते हो तो एक्चुअल में उसकी आस्की वैल्यू एक्सेस करते हो। तो whenever you are storing any kind of data in character data set, so on that time it if it have the always positive value, we can say that it is unsigned। यानी उसमें कोई साइन नहीं है, जितनी भी वैल्यूज़ हैं सारी की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, then we can say that it is unsigned। एंड अगर वो हमारा कैरेक्टर डेटा सेट टोटल पॉजिटिव वैल्यू को होल्ड किया हुआ है, कोई भी वैल्यू उसमें नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो हम ये कहेंगे कि उसके सामने हमें मेंशन करना होगा कि ये अनसाइंड कैरेक्टर है। इसी प्रकार से जब हम साइंड की बात करते हैं तो डेटा कैन हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ काइंड ऑफ वैल्यूज। इफ वी आर नॉट श्योर वेदर द पर्टिकुलर डेटा टाइप कैन हैव द पॉजिटिव वैल्यू एज वेल एज द नेगेटिव वैल्यू आल्सो, सो वी कैन से दैट इट इज अ साइंड कैरेक्टर सेट। यानी कि वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की वैल्यू आ सकती है, यानी उसमें साइन हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हम उसको साइंड कैरेक्टर सेट कहते हैं। साइंड कैरेक्टर के लिए हमको मेंशन करने की आवश्यकता जरूरी नहीं है कि हम वहाँ पे मेंशन करें कैरेक्टर के पहले कि वो साइंड कैरेक्टर है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप में कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर हम श्योर हो कि नहीं सारी वैल्यूज़ केवल पॉजिटिव ही होंगी, तो हमें वहाँ मेंशन करना पड़ेगा क्लियरली कि ये अनसाइंड कैरेक्टर है। तो अभी हमने दो चीज़ों को समझा कि एक तो समझा कि कैरेक्टर की जो साइज़ है वो 1 बाइट होती है, जिसमें 8 बिट होते हैं। 8 बिट यानी 8 डिफरेंट ब्लॉक्स में डिफरेंट पैटर्न के थ्रू हम ईच कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल 256 कैरेक्टर सेट होते हैं। तो जब हम अनसाइंड की बात करें, सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 255 पे एंड होगा। टोटल हम इसको काउंट करें तो कितने हो गए हमारे पास, 256। यानी ईच कैरेक्टर विल रिप्रेजेंट बाई ईच वैल्यू 0 1 2 3 अप टू 255। लेकिन ये रिप्रेजेंट किस में होता है, 8 बिट में रिप्रेजेंट होता है, बाइनरी वैल्यू में रिप्रेजेंट होता है। चलिए करके देखते हैं। तो जो सबसे पहला कैरेक्टर सेट है हमारा, जो 0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यहाँ जो मैंने आपसे बात की कि टोटल 256 कैरेक्टर सेट होते हैं हमारी सी लैंग्वेज में, तो उसको हम आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं कि आखिर 0 से कौन सा कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता है, 1 से कौन सा, 2 से कौन सा, 3 से कौन सा।
इस तरीके से हम आपको कुछ कैरेक्टर सेट को रिप्रेजेंट करके बताते हैं, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो सके कि हर एक कैरेक्टर 8 बिट से रिप्रेजेंट होता है। चलिए ये तो हम समझ गए, लेकिन आखिर कौन कौन से टोटल 256 कैरेक्टर्स होते हैं ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल ओपन की है। टेक्स्ट फाइल को ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है कि ऑल्ट बटन प्रेस करिए और साथ में 0 से लेकर 255 तक कोई भी कैरेक्टर टाइप करिए। तो जैसे सबसे पहले अगर मैं 0 टाइप करता हूँ तो देखिए 0 को टाइप करने के बाद में हमको यहाँ पे कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। इट मीन्स क्या है, 0 अपने आप में एक ब्लैंक स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर वहीं मैं 1 को प्रेस करता हूं तो देखिए 1 को प्रेस करने पे, ऑल्ट प्रेस करने के बाद हमको ये कैरेक्टर मिलता है। अगर 2 प्रेस करता हूं तो ये कैरेक्टर मिला, 3 प्रेस किया तो मैंने ये कैरेक्टर मिला। आप शायद भली भांति वाकिफ़ हो गए कि 65 एक तरह से आस्क की वैल्यू किसकी है, ए की, कैपिटल ए की है। तो ऑल्ट 65 जैसे मैंने प्रेस किया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैपिटल ए आपको मिल गया। इसी तरीके से हम जानते हैं कि 97 स्मॉल ए की वैल्यू है। चलिए 97 अपन प्रेस करते हैं तो स्मॉल ए हमें मिल गया। इसी तरीके से अब हम 253 कैरेक्टर देखते हैं। 253 नंबर जो कैरेक्टर हमारा 2 है जो भी की पावर में है। देन इसी तरीके से 254 कैरेक्टर हमारा जो नंबर है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 255 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेस, ब्लैंक स्पेस, और जो टैब है एक ब्लैंक स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन अगर हम सपोज दैट अब हमारे पास में 255 हमारा था, अब 256 257 पे हम आते हैं। एक बार 257 पे आते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 257 पे क्या हुआ कि आपको सेम वापस वही कैरेक्टर सेट मिला जो आपको 1 प्रेस करने पे मिला था। तो मैंने आपसे क्या बात की कि टोटल 255 कैरेक्टर होते हैं। अब आपने 256 प्रेस कर दिया तो क्या होगा, 256 प्रेस करने पे वो वापस एक्चुअली वहीं से स्टार्ट कर देगा, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 0। फिर अगला जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब मैंने 257 प्रेस किया तो एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो दैट्स वाई 1 नंबर का जो कैरेक्टर है वो वापस उसने यहाँ पे शो कर दिया। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास में 255 कैरेक्टर सेट होते हैं। वो कौन कौन से कैरेक्टर सेट हमारे पास में हैं। अब इसमें से हर एक कैरेक्टर सेट 8 बिट डेटा से रिप्रेजेंट होगा। दिस 8 बिट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0। गॉट इट। अब हम उनको एक करके ब्रीफली करके एक करके देखते हैं, जिससे कि आप इसको अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो जो पहला कैरेक्टर रिप्रेजेंट होगा वो किससे होगा, 0 से। तो देखिए 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑल 8 पोजीशन पे सारी वैल्यूज 0 हैं। इसी प्रकार से 0 के बाद में अगला आएगा 1 से। तो चलिए अब हम एक एक कैरेक्टर को ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो किससे रिप्रेजेंट होगा, 0 से रिप्रेजेंट होगा। तो दैट्स वाई 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखते हैं यहाँ, तो 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑल 8 बिट पे हमारी 0 यहाँ पे सेट है जो हमने बात की थी। अगला आते हैं 1 के लिए। 1 पे आप देखते हो कि यहाँ पहली पोजीशन पे 1 आ गया। 1 रिप्रेजेंट करता है अलग कैरेक्टर सेट को। इसी तरीके से 2 रिप्रेजेंट करता है अलग कैरेक्टर सेट को। 253 254 255 सबके लिए अपने एक कैरेक्टर सेट को 8 बिट वैल्यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे जो 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है। अब अगर 256 आ जाता है, इट मीन्स वो वंस अगेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0। 257 लिखते हैं तो वंस अगेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1। तो इस तरीके से वो आगे फिर से एक रोटेशन वाइज पे चलता जाता है। ये तो हुआ अगर हम अनसाइंड कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी सारी वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव हैं। अब हमारे पास अगर वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। अब कैरेक्टर सेट तो हमारे पास में 256 ही हैं, उन्हीं को हमको पॉजिटिव में भी रिप्रेजेंट करना है, उन्हीं से हमको नेगेटिव में भी रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करना होगा कि हम 256 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। हाफ पार्ट हम रखेंगे नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए और हाफ पार्ट हम रखेंगे पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए। तो जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो हाफ ऑफ दी वैल्यू -128 टू -1 आ गई हमारी नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, और 0 से 127 हो गया हमारी पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए कैरेक्टर सेट। अब बात है कि भाई पॉजिटिव वैल्यू को तो आप बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा मैं मान के चल रहा हूँ कि आप डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव वैल्यू को तो ठीक है 8 बिट बाइनरी में कन्वर्ट कर लोगे। व्हाट अबाउट नेगेटिव वैल्यू, अब -128 का अगर आपको बाइनरी निकालना है तो कैसे निकालें, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 2 to the power 8 - n। तो जिस भी पर्टिकुलर डिजिट की आपको नेगेटिव वैल्यू की बाइनरी वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ पे उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे 2 to the power 8 दैट इज़ नथिंग बट दी 256 और 128 रख देंगे तो -128 करने पे 128 आएगा। इट मीन्स जो भी बाइनरी कन्वर्जन 128 का है वही सेम कन्वर्जन उसका -128 का होगा। चलिए आगे चलते हैं इसको और आगे और समझने की कोशिश करते हैं।
तो इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हो कि 127 से 0 तक तो चलो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव थी, सबकी बाइनरी वैल्यू निकाल ली। अब -1 की निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो 1 को हमने यहाँ पुट किया, 256 टोटल आया, 256 -1 किया तो 255 आ गया। 255 का बाइनरी कन्वर्जन आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो -1 का सेम बाइनरी कन्वर्जन है जो 255 का था। तो इस तरीके से हम नेगेटिव वैल्यू का भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं। और इस तरीके से जो साइंड कैरेक्टर वैल्यू है तो उसमें से कुछ हमारी पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट कैरेक्टर सेट यूज़ किए जाते हैं, उन सबका रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ देख सकते हो। तो ये तो बात हो गई किसकी, कैरेक्टर की बात हो गई। अब अपन चलते हैं इंटीजर के लिए। तो इंटीजर की क्या साइज़ होती है, 2 बाइट। 2 बाइट मतलब 16 बिट। तो कितने पॉसिबल वैल्यूज थी उसके लिए, कैरेक्टर के लिए 8 बिट था, तो दैट्स वाई 8 पॉसिबल ब्लॉक्स थे। यहाँ पे 16 बिट है इंटीजर के लिए, तो 16 पॉसिबल ब्लॉक्स हैं। इन 16 पॉसिबल ब्लॉक्स में 1 और 0 के डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएंगे। कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, 2 to the power 16, इट में 65,536 काइंड ऑफ वैल्यूज़ को हम इंटीजर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अनसाइंड और साइंड है। अनसाइंड का मतलब क्या कि सारी वैल्यू इंटीजर जो होंगी पॉजिटिव वैल्यू होंगी, तो इसलिए हमको वहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि अनसाइंड है इंटीजर। लेकिन अगर वो साइंड इंटीजर है तो कोई ज़रूरत नहीं है मेंशन करने के लिए, क्यों, क्योंकि वो ऑलवेज अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप की वैल्यू आ जाएंगी। अब जब हम बात करें अनसाइंड की, चूंकि वो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो 0 से 65,535 कैरेक्टर्स होंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, कैरेक्टर मीन्स या इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं, कैरेक्टर को आप उस तरीके से कैरेक्टर डेटा सेट में ना समझिएगा, ये इंटीजर की बात की जा रही है। इसी प्रकार यहाँ पे अगर हमको साइंड इंटीजर वैल्यूज़ लेनी है तो हमको उसको डिवाइड करना पड़ेगा, हाफ ऑफ दी नेगेटिव के लिए और हाफ ऑफ दी पॉजिटिव के लिए। तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यूज स्टार्ट हुई -32,768 टू -1 तक आ गई हमारी नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज़, और 0 से लेकर 32,767 तक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ आ गई। चलिए इसी तरीके से अब अच्छा एक चीज़ ज़रूर ध्यान देने वाली बात है कि इंटीजर की जो साइज़ है वो डिपेंड करती है कंपाइलर पे। मैं पहले ही आपको बता दूं कि जो 2 बाइट है इंटीजर की साइज़, ये 16 बिट कंपाइलर के लिए यूज़ की होती है। यानी अगर हमारा कंप्यूटर सिस्टम 16 बिट है, 32 बिट है या 64 बिट है तो इनमें इंटीजर की साइज़ में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है कंपाइलर टू कंपाइलर। गॉट इट। अब ये 16 बिट, 32 बिट या 64 बिट क्या है, तो एक्चुअली दिस इज़ नथिंग बट द कि वन टाइम पे कितनी बिट ट्रांसफ़र हो रही हैं, कहीं ना कहीं समहाउ ये सिस्टम की स्पीड से रिलेटेड है। तो 16 बिट कंपाइलर का मतलब क्या कि एक बार में 16 बिट ट्रांसफ़र होंगी, 32 बिट का मतलब 32 बिट एक बार में ट्रांसफ़र होंगी, 64 बिट का मतलब है कि एक बार में 64 बिट ट्रांसफ़र होंगी। तो इसी प्रकार से जो हमारा टर्बो C++ जो हम टर्बो C यूज़ करते हैं वो जो कंपाइलर है वो 16 बिट पे काम करता है। तो टर्बो C में हमेशा जो आप इंटीजर की साइज़ देखोगे 2 बाइट ही मिलेगी। लेकिन जो कुछ एडवांस कंपाइलर आप जो ID यूज़ करते हो उसमें आप ये देखोगे कि 32 बिट में डिफरेंस आ जाता है। तो इंटीजर की जो साइज़ है वो कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करती है। जो टर्बो C हम यहाँ यूज़ करेंगे उसमें 16 बिट कंपाइलर ही यूज़ होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इंटीजर में भी पॉसिबल 65,536 हैं, और इसी तरीके से अनसाइंड और साइंड में हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे डिफरेंट इंटीजर वैल्यूज़ को, वो भी हमने यहाँ स्टडी कर ली। अब बात करते हैं फ्लोट की। तो जब फ्लोट की बात आती है तो फ्लोट की जो साइज़ है वो 4 बाइट है, यानी जो डेसिमल में पॉइंट में वैल्यूज़ हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यूज़ होती हैं वो 4 बाइट में रिप्रेजेंट होती हैं। इट मीन्स टोटल 32 बिट यूज़ किए जाते हैं फ्लोट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। 32 बिट का मतलब क्या, तो जो ईच and every value in floating point value will represent by the 32 different bits, you know। तो एक फ्लोट वैल्यू को हम 32 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टोटल 32 बिट से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो टोटल पॉसिबल कितनी वैल्यूज़ फ्लोट वैल्यूज़ में आ सकती हैं फ्लोट डेटा टाइप में, टोटल इतनी वैल्यूज़ आपकी फ्लोट डेटा टाइप के अंदर स्टोर हो सकती हैं। अब अगर वह साइंड है तो 0 से लेकर इतनी वैल्यू, और अगर अनसाइंड थी, और अगर साइंड है तो हम आधी वैल्यू नेगेटिव के वैल्यू को स्टोर करने के लिए और आधा हम स्पेस रख लेंगे किसके लिए, पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर करने के लिए होल्ड कर सकते हैं। फाइन। चलिए अब इन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पे ब्रीफली लिखा गया है। यहाँ पे आप देख रहे होगे कुछ अनसाइंड है, साइंड लिखा हुआ है, लॉन्ग लिखा हुआ है, शॉर्ट भी कई बार यूज़ किया जाता है। शॉर्ट की जो साइज़ होती है वो 2 बाइट होती है एक्चुअली। तो ये जो कहलाते हैं अनसाइंड, साइंड, शॉर्ट, लॉन्ग, इनको अपन क्वालिफायर्स कहते हैं। तो समटाइम्स अगर इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछता है कि शॉर्ट क्या है, शॉर्ट इंटीजर लिखा हो तो शॉर्ट इसमें क्या है, तो शॉर्ट इज़ नथिंग बट द क्वालिफायर।
ठीक है। तो इस तरीके से अगर लॉन्ग लिखा हो तो सो लॉन्ग इज नथिंग बट दी क्वालिफायर। गॉट इट। तो अभी हमने कैरेक्टर को पढ़ा कि कैरेक्टर को अगर हमारा अनसाइंड है तो हमें मेंशन करना पड़ेगा क्लियरली कि अनसाइंड कैरेक्टर है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जब हम कोडिंग करेंगे सी लैंग्वेज में तो कैरेक्टर डेटा सेट को लिखने के लिए CHAR का यूज़ करेंगे डेटा के पहले, और साथ ही साथ हमको उसका ये भी बताना पड़ेगा कि अनसाइंड यानी सारी वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव वैल्यू हैं, इसलिए हमको अनसाइंड मेंशन करना पड़ेगा। साइज़ वही हमारी 1 बाइट ही होती है। रेंज अगर पॉजिटिव है सारी वैल्यूज़ तो 0 से 255। इसी तरीके से अगर साइंड है इट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं, उसके पहले हमने कुछ भी नहीं लिखा, साइंड लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 बाइट से ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आधी वैल्यू नेगेटिव में चली जाती हैं, आधा स्पेस हम यूज़ कर लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू के लिए। अभी लास्ट ब्लॉक की बात हम बाद में करेंगे। इसी तरीके से इंटीजर भी अनसाइंड और साइंड हो सकता है, तो अनसाइंड है और साइंड दोनों की जो साइज़ है हमारी 2 बाइट ही होती है। इसी प्रकार से शॉर्ट इंटीजर भी होता है, शॉर्ट की भी जो साइज़ है वो 2 बाइट ही मानी जाती है, 2 बाइट ही होती है। तो इसी प्रकार से अनसाइंड के लिए सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं और साइंड के लिए आधी नेगेटिव और आधी पॉजिटिव वैल्यू में रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे। इसी तरीके से अब बात आती है ये लॉन्ग और डबल क्या है। फ्लोट की चलो पहले बात कर लेते हैं, फिर लॉन्ग और डबल पे आएंगे। तो फ्लोट की भी जो साइज़ है वो 4 बाइट है, हमने अभी स्टडी की, उसके लिए इतना स्पेस हमारे पास में है। इसी प्रकार से साइंड और अनसाइंड भी हो सकता है फ्लोट, तो डेफिनेटली अगर अनसाइंड है तो सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं, और साइंड की अगर बात की जाएगी तो हाफ ऑफ द डिवाइड हो जाएगा, आधी वैल्यू हमारी नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, आधा स्पेस हमारा पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अब आती है बात लॉन्ग और डबल की। तो लॉन्ग क्या है एक्चुअली में, क्या होता है जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, बड़े सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हो सकता है कि जो 65,000 रेंज है ये हमारी सफिशिएंट ना हो इंटीजर के लिए, हमें और बड़ी वैल्यूज़ को लेना पड़े। तो इसलिए हम क्या करते हैं उसकी साइज़ को और बढ़ाना पड़ता है समटाइम्स इंटीजर की। तो जब हम इंटीजर के आगे ये लॉन्ग कीवर्ड लिख देंगे तो इसकी साइज़ 2 बाइट से बढ़कर 4 बाइट हो जाएगी। इट मीन्स अब नॉर्मली हम कितने इंटीजर्स को स्टोर कर सकते हैं, दिस मच ऑफ इंटीजर वैल्यूज़ को हम स्टोर कर सकते हैं। दैट इज़ द बेनिफिट ओवर हियर बाय यूजिंग द लॉन्ग। दिस इज नथिंग बट द क्वालिफायर ओवर हियर। अब डबल की बात करें या लॉन्ग डबल की बात करें तो बेसिकली ये फ्लोट वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब हम डबल लिखते हैं तो डबल का मतलब क्या है कि हम फ्लोटिंग वैल्यू पॉइंट वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ में सिमिलरली अगर हमारे फ्लोट की रेंज 4 बाइट थी, अब 4 बाइट में इतने ही फ्लोट वैल्यू स्टोर हो सकते हैं, लेकिन और ज़्यादा फ्लोट वैल्यू को हमको स्टोर करना है तो हम उसके हम क्या लिख देंगे, डबल लिख देंगे। डबल लिखने से हमें बेनिफिट हो जाएगा, साइज़ हमारी 8 हो जाएगी। 8 हो जाने की वजह से आप देख सकते हो कितना स्पेस हमको मिल गया, कितने ज़्यादा पॉसिबल वैल्यूज़ हमारी डबल में फ्लोट वैल्यूज़ स्टोर हो सकती हैं। फिर इसी तरीके से लॉन्ग डबल की बात करें तो साइज़ और बढ़ जाती है और साइज़ हमारी 8 बाइट से 10 बाइट तक चली जाती है, और 10 बाइट में साइज़ और स्पेस हमें मिल जाता है और पॉसिबल वैल्यूज़ हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो दैट इज़ द बेनिफिट ओवर हियर कि हम लॉन्ग डबल का यूज़ जो करते हैं, अगर हमें साइज़ बढ़ानी हो इंटीजर और फ्लोट डेटा टाइप में वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए तो फिर हम वहाँ पर लॉन्ग और डबल का यूज़ करते हैं। अब लास्ट वाले जो फॉर्मेट है इसका मतलब क्या है, जब हम सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो सी लैंग्वेज में हर डेटा टाइप को के जो डेटा को स्टोर करने के लिए और उसको एक्सेस करने के लिए हमें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना पड़ता है। वो फॉर्मेट ये फिक्स होते हैं, इन्हीं फॉर्मेट्स का यूज़ करके हम उस डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं और उस डेटा को फेच भी कर सकते हैं। तो जैसे हम कैरेक्टर की बात करें तो चाहे वो साइंड हो या अनसाइंड, उसके लिए हम परसेंटेज ऑफ सी का यूज़ करते हैं। जब हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में अनसाइंड के लिए परसेंटेज ऑफ यू का यूज़ किया जाता है और परसेंटेज ऑफ डी यूज़ किया जाता है साइंड के लिए। समटाइम्स यहाँ पे परसेंटेज ऑफ आई भी लिखा होता है, तो दैट इज़ आल्सो कंसीडर फॉर द इंटीजर वैल्यू। इसी प्रकार से जब हम लॉन्ग इंटीजर की बात करते हैं तो यहाँ परसेंटेज ऑफ एल डी लिखा हुआ है, और जब हम डबल की बात करते हैं तो डबल बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए कंसीडर किया जाता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एल एफ लिखा हुआ है। फ्लोट के लिए परसेंटेज ऑफ एफ का यूज़ किया जाता है, और जब लॉन्ग डबल यूज़ करते हैं तो दैट इज़ आल्सो फॉर द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, तो दैट्स वाई यहाँ पे स्मॉल एल की जगह कैपिटल एल अपन ने लिख दिया। परसेंटेज ऑफ कैपिटल एल एफ, दैट मीन्स वी कैन स्टोर द लॉन्ग डबल, दिस मच ऑफ वैल्यूज़ वी कैन स्टोर इन लॉन्ग डबल डेटा टाइप। गॉट इट? So these are nothing but the long, short, unsigned, these are nothing but the qualifier. Once again we have few questions over here. Questions को सुनिए, समझिए, उसके आंसर अपने दिमाग में रखिए और फिर हम इन आंसर्स के बारे में 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द शॉर्ट इंटीजर इन सी प्रोग्रामिंग। तो पहला ऑप्शन है कि ये बेसिक डेटा टाइप है सी का, दूसरा क्वालिफायर है, तीसरा कि शॉर्ट इज़ अ क्वालिफायर एंड इंटीजर इज़ अ बेसिक डेटा टाइप, या फिर सारे के सारे हमारे जो ऑप्शन है वो सही हैं। अब आपको इसमें से सही आंसर अपने दिमाग में रखना है। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि साइज़ ऑफ द टर्बो C++ कंपाइलर क्या होती है। 16 बिट होता है, 32 बिट होता है, या 64 बिट या 128 बिट का होता है। मैंने इस पॉइंट पर भी आपसे डिस्कशन किया था, शायद इनके आंसर आपके दिमाग में अब आ चुके होंगे।
चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वैलिड डिक्लेरेशन इन सी। हमने देखा कि ये कुछ शॉर्ट इंटीजर इस टाइप से भी डिक्लेरेशन किया जा सकता है, साइंड शॉर्ट। हमने यहाँ पे अगला दूसरा ऑप्शन दिया शॉर्ट एक्स केवल लिखा हुआ है, देन अनसाइंड शॉर्ट एक्स लिखा हुआ है। इट मीन्स दीज आर नथिंग बट दी एक्स तो हमारा वेरिएबल हो गया और इसके पहले जो है वो उसके डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ये समझना है, ये बताना है मुझे कि इसमें से कौन सा ऐसा सिंटैक्स या तो वैलिड नहीं है या तो कौन कौन से ऐसे सिंटैक्स हैं जो हमारे वैलिड हैं। ये आपको इसमें से ऑप्शन चूज़ करके रखना है और आपको मुझे बताना है। चलिए अब फाइनली इस अंतिम पड़ाव में हैं और अंतिम पड़ाव पे सारे जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे वन बाय वन हम उनके आंसर्स को डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि जो साइज़ ऑफ टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर है वो क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जो टर्बो सी और सी प्लस प्लस कंपाइलर हम यहाँ यूज़ करते हैं उसकी जो साइज़ है वो 16 बिट है। तो नॉर्मली 16 बिट का मतलब क्या है, आपने देखा कि बाकी जगहों पे तो डिफरेंस नहीं आता, लेकिन इंटीजर के लिए आता है कि इंटीजर की जो साइज़ है 16 बिट में 2 बाइट होती है। बट इसलिए हम कहते हैं कि जो इंटीजर की साइज़ है वो कंपाइलर डिपेंडेंट भी है। अगला क्वेश्चन था कि डेटा टाइप दैट इज़ डिफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे डिफर होते हैं। तो पहला तो डिफरेंस आता है उनके स्टोरेज और दूसरा उन पे ऑपरेशन पे। तो हर एक डेटा टाइप का स्टोरेज स्पेस अलग होता है और जैसे इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट की हम बात कर रहे हैं और उन पे परफॉर्म होने वाले ऑपरेशंस भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है वो ए एंड बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सॉर्ट इंटीजर इन सी प्रोग्रामिंग। तो सॉर्ट हमारा क्या हुआ, क्वालिफायर, और इंटीजर क्या है, बेसिक डेटा टाइप है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही था कि सॉर्ट इज़ अ क्वालिफायर एंड इंटीजर इज़ अ बेसिक डेटा टाइप। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। यूज़र के द्वारा डिफाइन किया गया हो। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बात की थी, जहाँ जहाँ भी आप टाइप डेफ लिखते हो यानी कि आप खुद टाइप को डिफाइन कर रहे हो। तो जब यूज़र टाइप को डिफाइन कर रहा है इट मीन्स क्या हुआ कि वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हो गया। स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली आपको मैंने बताया कि स्ट्रक्चर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। तो दैट्स वाई सारे ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। अगला जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड डिक्लेरेशन इन सी। तो सारे के सारे वैलिड डिक्लेरेशन है, इसलिए आप ये कभी कंफ्यूज ना हो कि आपने केवल इंटीजर के पहले सॉर्ट लिखा तो ही ये वैलिड डिक्लेरेशन और यहाँ पे तो आपने इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट तो यूज़ किया ही नहीं, तो ये बाद में आपके रॉन्ग आंसर देंगे, ऐसा नहीं है। मैंने जैसा आपको बताया था कि सॉर्ट यूज़ किसके लिए होता है, आपका इंटीजर के पहले यूज़ होता है। तो दैट्स वाई ये इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर करेगा और साइंड वैल्यू को स्टोर करेगा। इट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ आ सकती है। मैंने कहा आपको साइंड लिखना जरूरी नहीं है, लिख दोगे तो उससे कोई एरर नहीं आएगी। बट डेफिनेटली वंस अगेन सॉर्ट एक्स लिखा हुआ है, इट मीन्स दिस इज़ फॉर द इंटीजर वैल्यू, स्टोरिंग द इंटीजर वैल्यू। अनसाइंड सॉर्ट एक्स लिखा हुआ, दिस इज़ आल्सो यूज फॉर द इंटीजर वैल्यू के लिए। सारी इंटीजर वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो सारे के सारे जो सिंटैक्स है यहाँ पे वैलिड सिंटैक्स है। अगर इंटीजर यहाँ नहीं भी लिखा हुआ है तो भी ये डिक्लेरेशन आपके परफेक्टली काम करेंगे, लेकिन किसके लिए करेंगे, केवल इंटीजर वैल्यू के लिए परफेक्टली काम करेंगे। फाइन। सो इट्स ऑल अबाउट इन फिजिकल व्यू ऑफ डेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम वेरियस सी प्रोग्राम्स लेंगे, उसमें डेटा टाइप्स में जो डिफरेंट वेरिएशंस आते हैं, अगर हम चेंज कर दें तो आंसर में क्या चेंज होगा, हमारे आउटपुट में क्या चेंजेस होंगे, इसके अलावा डिफरेंट डेटा टाइप्स का जो इम्पैक्ट पड़ता है रिजल्ट में, सारी चीज़ें हम ब्रीफली वहाँ पे एक प्रोग्राम के माध्यम से अगले वीडियो में आपसे डिस्कशन करेंगे। गॉट इट। अगर आपको कोई क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप आपकी क्वेरीज इस मेल आईडी पे ड्रॉप कर सकते हो और हम एक लाइव क्लास लेंगे एवरी वीक के एंड पे, जहाँ पे मैं इन सारे क्वेश्चंस के बारे में आपसे डिस्कशन करूँगा, उनके सोल्यूशन के बारे में डिस्कशन करूँगा। सो थैंक यू एवरीवन।